हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे टीजीटी साइंस मेडिकल का पूरा सिलेबस। ठीक है। चंडीगढ़ में जो अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो 22 जून से जो शुरू होंगे, वहाँ का सब उसका सारा सारा सिलेबस यहाँ पे इस चैनल पे कवर होगा ही होगा, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है। मैं खुद उस एग्ज़ाम में अपीयर होंगी, तो जितना मैं पढ़ूंगी वो तो सारा सिलेबस यहाँ डालूंगी। अगर कुछ सिलेबस रह जाता है, कोई चैप्टर रह जाता है, तो समझ लेना कि भैया वो तो मैंने भी नहीं किया। ठीक है। इसमें सिर्फ एनसीईआरटी को बेस बना के हम तैयारी करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा मुझे लगता तो है नहीं कि कुछ और ज़रूरत है, पर मैं जितना करूँगी उतना मैं यहाँ पे करवा सकती हूँ, तो वही हम करने वाले हैं। जैसे जैसे मैं अपने टॉपिक्स को कवर करूँगी, वैसे ही आप भी मेरे साथ उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो हम लर्न नहीं करेंगे या जो हम समझेंगे नहीं। वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन सब कवर होगा। ठीक है। अब पेपर कैसा आने वाला है वो तो किसी को भी नहीं पता, पर अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं, अभी जो पहले जो पीजीटी वाला एग्जाम हुआ था उसका अगर मतलब लेवल देखें तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी से बाहर वैसे कुछ आएगा नहीं। अगर हम अच्छे से एनसीईआरटी कर लेते हैं तो शायद काम बन ही जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पर भी काम आएगा, प्लस आने वाले कुछ टाइम में DSSB के भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें भी यही सब करना है, तो उस चीज़ के लिए भी आप यहाँ इन वीडियोस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियोस तो ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ फ़ायदा है तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर मैंने सबसे पहले उठाया है सर्कुलेशन। ज़ूलॉजी उठाया है, ज़ूलॉजी में भी ह्यूमन फिजियो उठाया है। सबसे पहला चैप्टर सर्कुलेशन शुरू करते हैं। ठीक है। सर्कुलेशन के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो सबसे पहले एक ही चीज़ दिमाग में आती है हर इंसान के, ब्लड। राइट। कि सर्कुलेशन तो ब्लड से रिलेटेड है, सर्कुलेशन तो हार्ट से रिलेटेड है। यही सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है। वही देखो एनसीईआरटी ने यहाँ क्या लिखा है कि ब्लड बहुत कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है। एक ब्लड है और एक उतना ही इम्पोर्टेंट एक और बॉडी फ्लूइड है जिसे हम कहते हैं लिम्फ। लिम्फ भी कुछ सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है। फिर देखिए ब्लड क्या है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। बचपन से ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि ब्लड जो है वो एक टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और कुछ और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये 3 चीज़ें ब्लड के अंदर मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा एक विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड है। जो ब्लड है ना, ब्लड में जो प्लाज्मा है वो नियरली 55% होता है। यहाँ पे लिखा है ना, नियरली 55% ऑफ द ब्लड। तो ब्लड में 55% सिर्फ प्लाज्मा होता है। बाकी 45% की अगर हम बात करें तो वो कुछ और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इस प्लाज्मा में 90 to 92% प्लाज्मा में सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। पानी ज़्यादा डाइल्यूटेड, ये हम कह सकते हैं, एक फ्लूइड है जिसमें 90% तो सिर्फ पानी है।
बाकी जो कुछ बच गया थोड़े बहुत, वो कुछ प्रोटीन्स हैं। अब वो प्रोटीन्स कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि फिब्रिनोजन जो है उसका क्या काम है, किस चीज़ में हेल्प करता है, ये तीनों प्रोटीन्स, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फिब्रिनोजन जो है वो हेल्प करता है हमारे ब्लड की क्लोटिंग में, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है फिब्रिनोजन। देन सेकंड है प्रोटीन ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन किस में हेल्प करता है? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है ये वाला प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोब्यूलिन। थर्ड जो प्रोटीन था वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है भैया? एल्ब्यूमिन हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखने में। ये तीन इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स हैं जिनके रोल्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ से मतलब एक क्वेश्चन दिख ही रहा है कि यहाँ से आएगा तो ये बन सकता है भैया कि कौन सा प्रोटीन किस में क्या हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम यहाँ बात कर रहे थे प्लाज्मा की। अब अगर प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए, प्लाज्मा में से अगर क्लोटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम सीरम। उसको बोलते हैं सीरम। ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर ब्लड में से क्लोटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए तो वो सीरम कहलाएगा, पर ये गलत है। ब्लड में से नहीं, हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में से अगर क्लोटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए तो उसको हम कहेंगे सीरम। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा कि ब्लड के बारे में पढ़ा। क्या है ब्लड? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ठीक है, उसमें क्या है? उसमें प्लाज्मा है और क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। ये हमने पढ़े। ठीक है, फिर प्लाज्मा हमने पढ़ा कि प्लाज्मा में भैया 90 से 92% तो सिर्फ वाटर ही है। बाकी जो बच गए 2 to 8% वो कुछ प्रोटीन्स हैं। उन प्रोटीन्स का नाम क्या है? पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा है फिब्रिनोजन और तीसरा है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, फिब्रिनोजन क्या काम करता है? वो हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में। ग्लोब्यूलिन क्या काम करता है? डिफेंस सिस्टम में, इम्यून सिस्टम में। तीसरा एल्ब्यूमिन, वो क्या करता है? वो हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखने में, और एल्ब्यूमिन ही सबसे ज्यादा अबंडेंट है। ठीक है, एक और बात हमने पढ़ी थी सीरम, कि सीरम ये क्या है ये सीरम, कि अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को हटा दें तो जो बचता है वो सीरम होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स कैसे हटाए जाते हैं? वो हटाए जाते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन आई थिंक, जिससे कि जो क्लोटिंग जो फैक्टर्स हैं या जैसे फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो नीचे आ जाता है ऊपर, और सीरम अलग से बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। ये अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बारी। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या है? कुछ और एलिमेंट्स जिनके बारे में हर किसी ने नाम तो सुना ही है। कौन से हैं वो? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट्स क्या हैं? वो है आरबीसी। आरबीसी ही सबसे ज्यादा अबंडेंट है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, एक अडल्ट मेल में अप्रोक्स 5 to 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आरबीसी बनता कहाँ है अडल्ट में? वो बनता है रेड बोन मैरो में। ठीक है, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, शेप उनकी बाइकॉनकेव होती है, और आरबीसी में प्रेजेंट होता है एक
आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ही इनका जो रेड कलर है, इट इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब इनका रोल क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है रोल क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये इनका सबसे सिग्निफिकेंट रोल है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो सिर्फ 120 दिन है। अब 120 दिन हो गए पूरे, 120 दिन के बाद जब उन आरबीसीज की डेथ होगी तो वो कहाँ मिलेंगे, स्प्लीन में। कहाँ, स्प्लीन में। स्प्लीन को ही क्या कहा जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, स्प्लीन को ही हम कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। उसके बाद सेकंड जो चीज है वो है ल्यूकोसाइट्स, जो कि है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस हैं, आरबीसीज रेड कलर। ये न्यूक्लिएटेड हैं, आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड थी। ये रिलेटिवली लेस है नंबर में, आरबीसीज बहुत ज्यादा थे नंबर में। ठीक है, ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और डब्ल्यूबीसी के दो और टाइप्स हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, दो ये टाइप्स हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स। अब इनके अंदर अलग अलग टाइप्स के डब्ल्यूबीसीज आती हैं। ठीक है, उनके नाम क्या क्या हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये सब डब्ल्यूबीसीज के ही टाइप हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे वहाँ नोट्स में से। ठीक है, नोट्स में से हम पढ़ते हैं। ये देखो, ये रहे। तो देखो, ल्यूकोसाइट्स के बारे में हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा, न्यूक्लिएटेड हैं, शॉर्ट लिव्ड हैं, कलरलेस हैं, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होगा अग्रैन्युलोसाइट्स। उनके बारे में हम यहाँ से पढ़ते हैं। पहला न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स टोटल जो डब्ल्यूबीसी है उसका 60 to 65% जो है वो सिर्फ न्यूट्रोफिल से बना है। ठीक है, ये फैगोसिटिक सेल हैं। फैगोसिटिक सेल्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करना। जो सेल्स उनको डिस्ट्रॉय करते हैं वो फैगोसिटिक सेल्स उनको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स काम आता है इन्फेक्शंस में, इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करता है, एलर्जिक रिएक्शंस को ठीक करता है। नेक्स्ट है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस देता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, इओसिनोफिल्स तो एलर्जिक रिएक्शंस को ठीक करता है और बेसोफिल्स जो है वो उन रिएक्शंस को कोज करते हैं। ठीक है, हिस्टामिन सिक्रीट करता है, सेरोटोनिन, हेपेरिन और ये सब। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अग्रैन्युलोसाइट्स की। इसमें सबसे पहले आएंगे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेज। आगे और चैप्टर्स में हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी इसमें जितना दिया है हम सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं। लिम्फोसाइट्स दो तरह के बी एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स भी फैगोसिटिक सेल्स हैं एंड मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट अमंग देम। ठीक है, अगर ल्यूकोसाइट्स एक्सेस में हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो जाएं तो उनको हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर हमारे अंदर डब्ल्यूबीसी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोपीनिया। ल्यूकोसाइटोपीनिया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, जिनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स हम सबको पता है कि इनका काम है ब्लड क्लोटिंग का।
यहाँ बुक से हम देखते हैं, प्लेटलेट्स का काम है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का, ठीक है। और अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो उससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि डेंगू में सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है कि प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो वो प्लेटलेट्स कम होने से इतनी घबराने की क्या बात है बात, बहुत ज़रूरी बात है। क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी अगर कहीं भी आपका ब्लड निकलना शुरू हुआ, तो उसको रोकना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये सब, उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। अब देखो, हम सबको पता है कुछ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कौन से, ए होता है, बी होता है, ओ होता है, ए बी होता है, ये कुछ क्या यही है सारे ब्लड ग्रुप्स हमारे। तो ब्लड ग्रुप, किसका ब्लड ग्रुप ए है, किसका ब्लड ग्रुप बी है, या किसका क्या है, ये कैसे पता चलता है। कुछ एंटीजेंस होते हैं, कुछ एंटीजेंस होते हैं जो हमारी आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ एंटीजेंस हैं जो हमारी आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये हमारी आरबीसी है तो इसके ऊपर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर ये एंटीजेंस ए हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर ये एंटीजेंस बी हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, कोई एंटीजन है ही नहीं, तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ओ। और अगर ए और बी दोनों एंटीजेंस अगर प्रेजेंट हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए बी, ठीक है। इस तरह से हमें पता चलता है हमारा ब्लड ग्रुप। जैसे कि यहाँ इस टेबल में देखो, यहाँ बताया है अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप है ए, पर फिर जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो बनेंगी दूसरा जो ब्लड ग्रुप बच गया उसकी, मतलब बी की, कि बी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, फिर हम आपको ए ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे ओ है, ओ वाला किसी को भी डोनेट कर सकता है ब्लड, क्यों, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कोई एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, और दूसरे की बॉडी में कोई एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, तो कोई खतरा ही नहीं है, ठीक है। तो इस टेबल से हमें पता चलता है कि किसका क्या ब्लड ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद आता है जो हम बोलते हैं कि भैया मैं तो ए पॉजिटिव हूँ, मैं तो बी पॉजिटिव हूँ, मैं तो बी नेगेटिव हूँ। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये आता है बाय आरएच ग्रुपिंग, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, अगर किसी के अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो वो आरएच पॉजिटिव होगा, नहीं है तो नेगेटिव होगा। कोई आरएच नेगेटिव पर्सन है और उसके अंदर डाल दो आरएच पॉजिटिव ब्लड, तो क्या होगा, एंटीबॉडीज बन जाएंगी अगेंस्ट आरएच एंटीजन। तो इसीलिए कहते हैं कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी देखना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए एक बहुत फेमस चीज है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर एक लेडी जो प्रेग्नेंट है और उसका ब्लड ग्रुप जो है वो आरएच नेगेटिव है, ठीक है, और उसका जो फीटस है, जो बेबी है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है पॉजिटिव, तो क्या होगा मैं बताती हूँ।
उसका पॉजिटिव है बेबी का। तो जब वो डिलीवर करती है बेबी को, तो होता क्या है, कई बार ऐसा हो सकता है, देयर आर चांसेस कि जो बेबी का ब्लड है वो मैटरनल ब्लड से मिल जाए, उसका एक्सपोजर हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अब लगा लो एक्सपोजर हो गया, पॉजिटिव था एक्सपोजर, मम्मी का नेगेटिव था, बच्चे का पॉजिटिव था, बच्चा चला गया, थोड़ा सा ब्लड उसका बच गया जो कि पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा, ये तो नेगेटिव थी। ठीक है, ये तो नेगेटिव थी, तो इसमें वो क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे वो RH की एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देगी, कि एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देगी जिससे कि ये जो है ये खत्म हो जाए। ठीक है, उसकी बॉडी के हिसाब से कि ये खत्म हो जाए, ऐसा है। ठीक है, चलो पहला बच्चा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लगा लो अगर वो दूसरी बार फिर से प्रेग्नेंट हुई तो क्या हुआ, अब उसके अंदर तो पहले से ही RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। अगर उसके दूसरे बच्चे का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होता है तो ये जो RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, क्या ये इस पॉजिटिव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी? बिल्कुल पहुंचाएंगी। तो वो उस फीटस के लिए फैटल भी हो सकता है, सीवियर अनीमिया भी हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, जब भी ऐसा कोई केस बनता है तो जैसे ही पहला बेबी डिलीवर होता है तभी तुरंत जो मदर है उसको एक वैक्सीन लगाई जाती है, जिससे कि ये एंटीबॉडीज बनती ही नहीं। अगर ये बनेंगी नहीं तो फिर तो सिस्टम बिल्कुल ठीक है। उस इंजेक्शन का नाम भी है, एक सेकंड में बताती हूँ, ये रहा, उसे वो है रोगम इंजेक्शन। रोगम इंजेक्शन जो है ये लगाया जाता है आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, सो दैट कोई भी एंटीबॉडी ना बने। ठीक है, ये था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड का क्लोटिंग होती कैसे है, उसको हम समझेंगे हमारे नोट से। ये रहा कि ब्लड का कोएगुलेशन जो है वो होता कैसे है। तो ये देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हुई, चोट लगी। ठीक है, चोट लगी, खून निकल रहा है, तो क्या होगा, उसके बाद थ्रोम्बोकाइनेज स्टिमुलेट होगा, थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज करता क्या है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो क्या हुआ, थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन होने लगी। अब जो थ्रोम्बिन का क्या काम होता है कि फिब्रिनोजन याद आया जो हमने पढ़ा था, प्रोटीन्स, प्लाज्मा, राइट, प्रोटीन्स, ब्लड। तो जो फिब्रिनोजन जो था वहाँ पे, वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, कौन कर सकता है, थ्रोम्बिन। ठीक है, तो फिब्रिनोजन क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया फिब्रिन में। तो फिब्रिन जो है फिर ब्लड की क्लोटिंग करवाता है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है ब्लड क्लोटिंग की। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैस्केड प्रोसेस या कैस्केड रिएक्शन, इस पूरी को। ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कैल्शियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर हमारे अंदर कैल्शियम है ही नहीं बिल्कुल भी, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। ये चीज़ याद रखनी है, कैल्शियम हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ब्लड क्लोटिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये प्रोसेस थी ब्लड क्लोटिंग की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड
हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है लिम्फ। लिम्फ क्या है? एक कलरलेस फ्लूइड है। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है। ये काम क्या करता है? हॉर्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स को कैरी भी करता है, ठीक है। और फैट्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, उसको एब्जॉर्ब करने में भी ये हेल्प करता है, ओके। तो लिम्फ की अगर सपोज मतलब लिम्फ जो है उसके अंदर होता क्या क्या है ये भी हमें जानना चाहिए। तो लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट होता है? WBC होती है, प्लाज्मा होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। लिम्फ क्लॉट हो सकता है पर बहुत स्लोली होगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन्स की जो अमाउंट है वो बहुत कम प्रेजेंट है। तो जैसे फिब्रिनोजन बहुत ही कम क्वांटिटी में उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन जो चीज़ आती है वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में क्या होता है कि जो हार्ट से जो पंप हुआ ब्लड वो एट लास्ट जाके ओपन स्पेसेस में ही खुल जाता है, ठीक है। उसमें ब्लड वेसल्स का कोई नेटवर्क प्रेजेंट नहीं होता। पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो, कभी हमने सुना है कि किसी में 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, किसी में 3 चैम्बर्ड है, किसी में 4 चैम्बर्ड है। जैसे हम हैं ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि किसमें क्या प्रेजेंट है, ओके, ठीक है, वही है। तो देखो जैसे फिशेस हैं, फिशेस के बारे में हमने सुना है कि फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स जो है उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, पर एक्सेप्ट क्रोकोडाइल सब में, हर रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है क्रोकोडाइल्स में, मैमल्स में और बर्ड्स में, ठीक है। इसमें यही ध्यान रखने वाली बात थी और कुछ भी नहीं, ओके। अब हम चलेंगे सबसे ज़रूरी चीज़, दिल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भैया दिल को। क्या है क्या ये दिल? देखो ये है दिल, ठीक है। हम तो बचपन से यही बनाते आ रहे हैं ना कि ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं है। दिस इज द मेन स्ट्रक्चर, करेक्ट स्ट्रक्चर। तो हार्ट क्या है? हार्ट एक मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, ठीक है। हार्ट की पोजीशन हमें पता होनी चाहिए, कहाँ होती है? बिटवीन 2 लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। कौन सी कैविटी? थोरेसिक कैविटी में ये प्रेजेंट है। स्लाइटली लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है। अब क्या है कि जो हार्ट है ना उसके अराउंड भी एक मेम्ब्रेनियस वॉल एक प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं क्या? पेरिकार्डियम। इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। और उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। तो पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेनियस बैग है जिसके अंदर हार्ट रखा है, ठीक है। वो है पेरिकार्डियम। उसके अराउंड उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन से? ये है पहला चैम्बर, ठीक है। ये है पहला चैम्बर, ये है दूसरा चैम्बर, ये है तीसरा चैम्बर और ये है चौथा चैम्बर। तो टोटल 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
दो एट्रियम प्रेजेंट हैं और दो वेंट्रिकल प्रेजेंट हैं, दो एट्रियम प्रेजेंट हैं और दो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली उससे डायग्राम से ही समझते हैं। तो देखो क्या होता है, अब ये है राइट एट्रियम, ठीक है, ये है राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों के बीच में ये जो चीज है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल को एक दूसरे से अलग कर रहा है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है, उसे हम कहते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, ठीक है। अब ये बात थी किसकी, वेंट्रिकल और एट्रियम की। अब दोनों ये जो वेंट्रिकल्स हैं, दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं, दिस एंड दिस, ये भी सेपरेटेड हैं। तो ये किससे सेपरेटेड हैं, इनको कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है। जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा था दैट इज एट्रियोवेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो और क्या है इसमें, सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एट्रियम की। दिस इज राइट एट्रियम, दिस, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज प्रेजेंट है ऊपर की साइड, ये जो चीज प्रेजेंट है क्या है, ये है साइनोएट्रियल नोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसए नोड, जो कि बहुत फेमस है। ये एसए नोड है, कहाँ सिचुएटेड है, राइट एट्रियम में, ठीक है। ये क्या है, ये एवी नोड है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि बोथ एसए नोड एंड एवी नोड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक, ठीक है। और देखो, अब देखो, ठीक है, कुछ वॉल्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। वॉल्व्स क्या हैं भाई, अब ये देखो, ये हमारा हार्ट है, इसमें देखो, इसमें तो दिखाया ही नहीं गया ना वॉल्व्स कहाँ है वो, ठीक है। चलो हम दूसरे वाले डायग्राम से बढ़ते हैं, इस वाले डायग्राम से, जो कि बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, तो सिर्फ समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसमें क्या बात है, देखो मैं बताती हूँ। इसमें क्या है कि देखो, ये था हमारा राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब होता क्या है ना, ये टिश्यूज हैं, टिश्यूज से ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज से सबसे पहले आता है राइट एट्रियम में। कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से वो जाता है कहाँ, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। अब वो जाएगा कैसे, कैसे जाएगा, तो जो यहाँ पे बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व हम उसे कहते हैं। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व करती क्या है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड जाता है वो इनके थ्रू जाता है, तो दिस इज दैट वॉल्व, ठीक है। अब क्या हो जाता है कई बार कि वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, अब कहीं वो पीछे को वापस न जाने लग जाए राइट एट्रियम में, तो उसको भी रोकती है ये वॉल्व, ये फिर बंद हो जाती है, तो जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो उसका नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच भी वॉल्व प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है।
देखो, अब जैसे हमने उस एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसमें हमने देखा भी था, मैं दिखाती हूँ वापस से, जो ये प्रेजेंट है। अब देखो, ये जो वॉल्व थी, ठीक है, अब इस वॉल्व से ना ये कुछ मसल्स लगा लो कनेक्टेड हैं, जिसको हम बोलते हैं कोर्डी टेंडिनी, और ये अटैच्ड होते हैं यहाँ बेस से, दोनों साइड ऐसा ही है। देखो बाइकस्पिड में भी ऐसा ही है और ट्राइकस्पिड में भी ऐसा ही है। तो दिस इज कोर्डी टेंडिनी, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, एसी नोड हमने पढ़ लिया, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। एवी नोड उसी के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो एसी नोड है ना, एसी नोड को बोला जाता है पेसमेकर। क्यों बोला जाता है इसको पेसमेकर? क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। जो हमारी धक धक हो रही है, जो हमारा दिल चल रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है दैट इज एसी नोड, ठीक है। 70 to 75 टाइम्स पर मिनट ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, ठीक है। तो ये था हमारा हार्ट। उसके बाद बारी आती है कार्डियक साइकिल की। आखिरी कार्डियक साइकिल चलती कैसे है, इसमें भी हम, मतलब ये तो सारी थ्योरी ही इसमें लिखी है, पर एक बार समझने के लिए ना हम चलते हैं हमारे बेहतरीन नोट्स के ऊपर, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये है, ये जो सर्कल जो दिख रहा है ना, ये। अब इसमें क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले होता क्या है ना, ब्लड आया एट्रियम में, ऊपर आता है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ब्लड आने के बाद, ब्लड आया, वो एवी वॉल्व या जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो है, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, वहां से जो ब्लड है वो नीचे की तरफ आया वेंट्रिकल में। कहाँ आया, नीचे की तरफ आया वेंट्रिकल में, नीचे की तरफ आया वेंट्रिकल में, ये, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये आया ब्लड, यहाँ से जब यहाँ पे ब्लड आ गया, फिर ये जो वॉल्व थी ये हो गई बंद कि कहीं पीछे ना चला जाए, ठीक। तो तब आती है एक साउंड जिसको लब साउंड कहते हैं। वो क्यों आती है, जब ये वॉल्व क्लोज होते हैं तब। फिर आया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो जब वो आर्टरी में चला गया तो यहाँ भी वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व प्रेजेंट होती है कि जो आर्टरी में जो चला गया है वो वापस से वेंट्रिकल में ना आ जाए। तो दूसरी जो डब साउंड होती है वो आती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। वो आती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। तो ये देखो एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल जो 0.1 सेकेंड का होता है, जब वहां से जो वेंट्रिकल में जो जा रहा है ब्लड, दैट इज 0.1 सेकेंड, ठीक है। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और जब वहां से आगे ब्लड चला जाएगा तो सेमी लूनर वॉल्व जो है उनका क्लोजर होगा, ठीक है। तो ये टाइमिंग्स है, 0.1 सेकेंड लगता है एट्रियल सिस्टोल में, 0.3 सेकेंड लगता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, और 0.4 सेकेंड्स होते हैं जॉइंट डायस्टोल, मतलब जिसमें सब कुछ रिलैक्स्ड है, कुछ कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। एक लब साउंड है, एक डब साउंड है।
टोटल जो है 0.8, टोटल 0.8 सेकेंड लगते हैं हर बीट को। ठीक है, तो ये थी पूरी कार्डियक साइकिल आसानी से समझने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा अगर हम कंडक्टिंग सिस्टम में देखते हैं कि है क्या क्या होता है। एसए नोड जो है ना, एसए नोड सिग्नल देता है राइट एट्रियम को। ठीक है, राइट एट्रियम, फिर नीचे वो एवी नोड प्रेजेंट है जो हमने देखा था, एवी नोड में सिग्नल जाएगा, फिर बंडल ऑफ हिस में जाएगा। बंडल ऑफ हिस क्या है, जो दोनों के बीच में आपने देखा होगा गैप सा जो बना हुआ था उसके अंदर प्रेजेंट है बंडल ऑफ हिस। ठीक है, फिर वहां पे जाएगा सिग्नल। यही कंडक्टिंग सिस्टम है कि किस तरह से काम होता है, तो वो ऐसे ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारे होगी कार्डियक साइकिल। तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, है ना, देखा है ना, जो हमारे हाथ पे और पैर पे, थंब पे कुछ लगाते हैं जिससे कि एक स्क्रीन में हमारे हार्ट बीट दिखती है ना, जब कोई टाइम बोलता है तो वो भी टाइम बोल जाती है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, ये देखो ऐसा कुछ ग्राफ या रिप्रेजेंटेशन दिखाई देती है उस स्क्रीन पे, है ना। तो ये क्या है, यही हमें जानना है कि है क्या आखिर। तो देखो, जो सबसे पहले पी जो है, ये जो पी डायग्राम है, जो प्रेजेंटेशन है, वो पी क्या रिप्रेजेंट करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। जब एट्रिया में खून है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी वो नीचे वेंट्रिकल में जाता है ना। तो जो एट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये पी वेव। उसके बाद आता है दिस क्यू आर एस। तो क्यू आर एस रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, जिससे कि ब्लड जो है वो आगे और पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्शन। देन आता है टी। टी रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन को, एक नॉर्मल स्टेट को, रिलैक्स्ड स्टेट को। ठीक है, तो पी बताता है एट्रियम्स के कॉन्ट्रैक्शन को, क्यू आर एस बताता है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, और टी बताता है बैक टू नॉर्मल। ठीक है, बैक टू नॉर्मल। अब देखो, ये जो क्यू आर एस है, जितना ज्यादा ये क्यू आर एस वेव्स होंगी वही इक्वल टू है हमारी हार्ट बीट की। ठीक है, जितने क्यू आर एस सिग्नल्स उतनी ही एक इंसान की हार्ट बीट है। क्लियर, इसमें यही था। उसके बाद बात आती है डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन की, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि देखो, एक साइड तो हमारे चल रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक साइड हमारे चल रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये एक दो नाम है, इसको पढ़ लेते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे इनर लाइनिंग जो है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटिमा, मिडल में जो है उसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, और जो सबसे बाहर है उसको बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्नल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें आगे एक डायग्राम है जिससे ये रहा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं। अब देखो, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये हमारे बॉडी पार्ट्स थे, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हमारे हार्ट में, राइट। कहाँ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हमारे हार्ट में। हार्ट में कहाँ जाता है, राइट, और राइट एट्रियम में जाता है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया यहाँ से। उसके बाद क्या होगा, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट एट्रियम में था, वहां से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाता है, वो जाता है
आर्टरी में, कौन सी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ तक जाता है, लंग्स तक जाता है। ये एक सिंगल सर्कुलेशन है इतना, ठीक है, ये एक सिंगल सर्कुलेशन है इतना। अब बारी आती है इस दूसरे की। अब लंग्स यहाँ पे भैया हो गया हमारा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें मिल गया। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन वापस आएगा कहाँ, लेफ्ट, कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। वहां से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा से होता हुआ वो फिर से हमारे बॉडी पार्ट्स तक चला जाएगा। यही है डबल सर्कुलेशन। क्लियर? इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन यही था, ये रहा डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी, दो नाम भी दिए गए हैं इनको, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमिक। तो पल्मोनरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला जो हमारा सिस्टम है वो, ठीक है। सिस्टमिक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला। तो यही मैंने बताया सबसे पहले कहाँ, राइट वेंट्रिकल में, मतलब सॉरी, यहाँ पे आएगा पहले राइट एट्रियम, देन वेंट्रिकल, जिसमें कि क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स में वो क्या हुआ, वो बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आता है वेन्स में, पल्मोनरी वेन में, ठीक है। तो यही था, ये वाली पल्मोनरी, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पूरा ऑक्सीजनेटेड बन जाता है तो वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक है जो ऑक्सीजनेटेड से दोबारा जो डीऑक्सीजनेटेड तक का सफर है वो है सिस्टमिक। क्लियर? वो है सिस्टमिक। ठीक है, हमने पढ़ा डबल सर्कुलेशन। तो मैंने एक चीज गलत बोल दी, मैंने बोला कि ये एक सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन है, पर नहीं, ये एक सिंगल सर्कुलेशन है, दिस इज एक सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, बाकी बात वही है कि यहां से यहां तक का सफर, मतलब डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बनने का सफर, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड है सिस्टमिक, जो कि यहाँ से है ऑक्सीजनेटेड से दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड तक का सफर, उसको बोलेंगे सिस्टमिक। ठीक, चलें आगे। हो गया होगा आई थिंक क्लियर, इतना कुछ था भी नहीं। फिर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर्स, ये हम नोट्स में से ही करते हैं कवर। तो देखिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है जो कि कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट करता है। ये कहाँ है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में है। ठीक है, यही याद रखना, मेडुला ऑब्लोंगेटा कार्डियक फंक्शन को करता है। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो वो दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक से हार्ट रेट इंक्रीज होता है, पैरासिम्पैथेटिक से हार्ट रेट डिक्रीज होता है। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स। पहला है हाइपरटेंशन, जो कि बहुत कॉमन है, जिसमें कि जो ब्लड प्रेशर है अगर वो 120/80 से ज्यादा हो जाए तो दैट इज हाइपरटेंशन। ठीक, नेक्स्ट है एंजिना। एंजिना क्या है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, है ना, उनके अंदर अगर कुछ ऐसा फैट डिपॉजिट हो जाए जिससे कि जो ब्लड का आना जाना है वो हैम्पर हो, इसकी वजह से। और ये है क्या, ये है भैया हमारे समोसे, है ना, कचौरियाँ, पिज्ज़ा, राइट, बर्गर,
तो ये सब जो है यहाँ जमा हो जाएंगे। तो ये जब यहाँ जमा हो जाएंगे तो जो ब्लड फ्लो है वो अफेक्ट होगा। तो एंजिना, बार बार जो है ना ये टैब मेरा ऑफ हो जा रहा है, पर सब 3-4 मिनट की बात है। तो देखो, एंजिना हमने पढ़ा क्या था, ब्लड वेसल्स में अगर कुछ ब्लॉकेज हो जाए और ब्लड का फ्लो अगर प्रॉपरली ना हो पाए, ठीक है, जैसे कि जो ऑक्सीजन है वो हार्ट तक प्रॉपर इनफ नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कि होगा हार्ट अटैक। ठीक है, अक्यूट चेस्ट पेन होता है इसमें, बिल्कुल होता है भैया। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर में होता है कि जो ब्लड है ना, हार्ट जो है प्रॉपरली ब्लड को पंप ही नहीं कर रहा, वो ब्लड ही पंप नहीं कर रहा, उससे होता है हार्ट फेल। फिर आता है कार्डियक अरेस्ट, जिसमें क्या होता है कि दिल जो है भैया धड़कना ही बंद कर दे, तो वो हो गया कार्डियक अरेस्ट। तो इन तीनों चीजों में डिफरेंस होता है। ठीक है, एंजिना होगा ब्लॉकेज की वजह से, हार्ट फेलियर होगा कि अगर ब्लड ही पूरी तरह पंप नहीं हो पा रहा तो उसकी वजह से, कार्डियक अरेस्ट होगा भैया धक धके खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म, सर्कुलेशन वाला। ठीक है, सर्कुलेशन तो चैप्टर हो गया पूरा खत्म। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, इसमें ये भी याद रखना है कि कौन से वेसल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो भी हमने ये जो प्रोसेस है इसको पूरा ध्यान रख के समझ के करेंगे तो इसमें याद करने का कुछ है ही नहीं वैसे, है ना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको लगता है कि कुछ मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि क्या मैं और कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी खुद पहली वीडियो है। मुझे पता है मेरी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस से भरी हुई नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली पहली है, पर ठीक है, एक जर्नी है, साथ में तय करते हैं, एंड आई होप कि जीते उसे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़।